हेलो एंड वेलकम टू हिस्ट्री थ्रू क्वेश्चन। हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 रिवीजन। अब यहाँ पे हम जो रिवीजन करेंगे वो ट्रेडिशनल वे में नहीं करेंगे कि हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसके बाद देख रहे हैं। हम यहाँ पे रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस एंड आंसर। और क्वेश्चन एंड आंसर्स में जो हम रिवीजन करेंगे वो भी स्मार्टली करेंगे। ओके कैसे? हम लास्ट ईयर्स क्वेश्चन जो पर्टिकुलर चैप्टर से टॉपिक से आए हैं हम यहाँ पे एक चैप्टर लेंगे, उसमें हम देखेंगे यहाँ पे एमसीक्यूज, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं। ओके सो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमें यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा हमारे चैप्टर का, बिकॉज मैं यहाँ पे सोच के चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा होगा, अब आप ये वीडियो रिवीजन के लिए देख रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना वेटेज है, सो दैट आप अपने माइंड को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे। ओके सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज दैट इज पॉलिटिकल साइंस रिवीजन थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर। ओके नाउ हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। ओके सो यहाँ पे जो कीवर्ड है दैट इज नॉट। अब मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं उन्होंने देखा कि कॉन्सिक्वेंसेज देखना है हमको शॉक थेरेपी का इन रशिया में, और उन्होंने आंसर फाइंड करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पे कैच है, यहाँ पे आपका कीवर्ड जो है नॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली देखना है। ओके कि कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। पहला, कलेक्टिव फार्म सिस्टम डिसइंटीग्रेटेड, तो ये कॉन्सिक्वेंसेज है, तो दिस विल नॉट बी अवर आंसर। इसने यहाँ पे रिफॉर्म में ये जो र्यून कर दी थी इकोनॉमी, जो शॉक थेरेपी यहाँ पे आया था उसने र्यून कर दी थी इकोनॉमी, और यहाँ पे ये पीपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर था, तो ये भी कॉन्सिक्वेंसेज है। जितनी भी स्टेट कंट्रोल यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे, ओके वो यहाँ पे कोलैप्स हो गए थे। ये जो गैरेज सेल थी वो आपने पढ़ा होगा उसमें। अब बचता है लास्ट ऑप्शन जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज द डी, द सिस्टम ऑफ द सोशल वेलफेयर गॉट स्ट्रेंथन, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज द डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉज। अब हमें बताना है डिसइंटीग्रेशन का कॉज कौन सा है सोवियत यूनियन का। ओके सो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा ओवर एस्पिरेशन ऑफ पीपल, कि पीपल्स की जो ओवर एस्पिरेशन थी क्या ये कॉज था? नहीं। क्या रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था? अगर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था तो जो पीपल की जो एस्पिरेशंस थी वो फुलफिल हो जाती, ठीक है, और लोगों को यही चाहिए था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे अपनी इकोनॉमी को वेस्टर्न इकोनॉमी से। सो ऐसा नहीं था। सुपीरियोरिटी ऑफ सोवियत सिस्टम ओवर वेस्टर्न कैपिटलिज्म, ये भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर विल बी इनएबिलिटी ऑफ द सोवियत सिस्टम टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, तो ये मेजर कॉज है यहाँ पे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का। नेक्स्ट बात करेंगे, अब हु अमंग द फॉलोइंग, किसने एनकरेज किया था जो कूप हुआ था 1991? अगर आपको याद हो माइखेल गॉर्बाचेव ने जब रिफॉर्म्स को इनिशिएट किया था तो विद इन पार्टी में ही टू फैक्शंस हो गए थे, ओके और आपस में वो लड़ रहे थे। तो कूप का यहाँ पे हमको देखना है कि किसने स्टार्ट किया था। ब्यूरोक्रेट्स नहीं, हार्ड लाइनर्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी दी सोवियत ट्रूप्स। ओके सो दैट इज यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन, सीबीएसई आपका यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड देख रहा है। ओके तो इसलिए आपको यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, एनालाइज करना है, फिर आंसर करना है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। हमें सबको पता है जो सोवियत सिस्टम स्टैब्लिश हुआ था उसके पीछे जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है रशियन रेवोल्यूशन। अब ये रशियन रेवोल्यूशन बोल रहे थे कि सर ये किससे इंस्पायर्ड है, बाय द आइडियाज ऑफ, साथ ही साथ आपको ये बताना है किस आइडियोलॉजी को ये अपोज करता है, तो किसको सपोर्ट करता है, इंस्पायर किससे है, और यहाँ पे अपोज करता है। सो अब देखते हैं, कम्युनिज्म नहीं, और लेनिनिज्म नहीं, मार्क्सिज्म भी नहीं, ह्यूमैनिज्म भी नहीं, गांधीज्म भी नहीं, कैपिटलिज्म भी नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशलिज्म को ये सपोर्ट करता है, अपोज किसको करता है? ये कैपिटलिज्म को। ओके सो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ वीकनेस। अब यहां पे हमको कौन सी वीकनेस नहीं है सोवियत सिस्टम की वो, और सोवियत यूनियन की, वो हमको देखना है। कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है, हमको देखना है कौन सी वीकनेस नहीं है, तो ये वीकनेस थी। रैम्पेंट करप्शन था, ये भी वीकनेस थी यहाँ पे। अब ब्यूरोक्रेसी के पास ज्यादा प्रिविलेजेस थे कंपेयर टू दी ऑर्डिनरी सिटीजन्स, और यही तो रीजन था कि ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने लगा था, तो ये भी हमारी वीकनेस थी। हमें फाइंड करना है नॉट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो सीबीएसई है वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कितने अलर्ट होके क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके सो द करेक्ट आंसर विल बी डी, गॉर्बाचेव इनिशिएटेड रिफॉर्म्स इन द यूएसएसआर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। अब ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हो 2022-23 के लिए, जहां पे एमसीक्यूज का एक काफी अच्छा वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस, तो उसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप मेमोराइज करने की कोशिश करिए, जो कि डायरेक्टली आपको एमसीक्यू में बेनिफिट देगा। जैसे कि इस क्वेश्चन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। अब यहां पे बोला गया है कि कौन सी 3 मेजर रिपब्लिक्स हैं यूएसएसआर की, जो कि 1991 में उनको डिक्लेयर किया था कि वो सोवियत यूनियन उनकी वजह से डिसबैंडेड हो गया था। डिसबैंडेड मींस एक खत्म हो गया था। अब कौन कौन सी हैं यहाँ पे, दैट इज अगर आपको पता है तो आप कह सकते हैं कि रब, अगर आपको ये कीवर्ड पता है, RUB, R फॉर रशिया, U फॉर यूक्रेन एंड B फॉर बेलारूस, तो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा, दैट इज दी C, और आपको कहीं भी और देखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको याद करने होंगे, वो काफी हैंडी रहेंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो ये जो 2 स्टेटमेंट्स हैं, ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्टली बोर्ड्स के स्टूडेंट, ओके, जैसे आप लोग हैं बेटा, आप लोग यहाँ पे काफी ज्यादा इसमें आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको नहीं पता चल पाता है कि एक्चुअल में असर्शन क्या है और रीजन क्या है। ओके, तो असर्शन एक स्टेटमेंट दी होगी, रीजन वो एक्सप्लेन कर रही होगी उसको, ठीक है। तो अगर दोनों करेक्ट हैं तो ए स्टेटमेंट आप चूज करेंगे, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एंड इसी तरीके से जो और ऑप्शंस हैं वो आप चूज करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है ए और बी ऑप्शंस में। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। असर्शन कह रहा है ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर इन सोवियत यूनियन ऑटोमेटिकली गॉट डिस्ट्रॉयड, कि भैया वो डिस्ट्रॉयड हो गया। क्यों? रीजन क्या दे रहा है, विड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज पुश लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल्स इनटू पॉवर्टी, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, ओल्ड सिस्टम सोवियत और सोशल वेलफेयर का जो सोवियत यूनियन में था वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। कब? जब गवर्नमेंट यहां पे सब्सिडीज को विड्रॉल कर लेंगी, और एज ए रिजल्ट आपको पता है सब्सिडीज, अब मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं सब्सिडीज क्या है, कोई किसी भी एक प्राइस है, ओके, जैसे कोई एक यहां पे पेंसिल है, और पेंसिल की मार्केट वैल्यू जो है यहां पे दैट इज 10 रुपीज है, इट्स दी मार्केट प्राइस। लेकिन यहां पे जो पुअर पीपल्स हैं वो मार्केट प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसको सब्सिडी प्रोवाइड करवाएगी, लेट्स से 5 रुपीज। अब 5 रुपीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है उस पेंसिल के लिए, तो 5 रुपीज आपको पे करना होगा। ओके, सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सब्सिडी। अगर ये सब्सिडी नहीं होगी तो जो थिंग्स हैं वो उनके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और पुअर पीपल्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, और आर जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ए। इस तरीके से अपना माइंड ओपन करके सारी चीजों को लॉजिकल तरीके से देखने के बाद असर्शन रीजन के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। आप लोगों को एक चीज याद रखिएगा, सारी चीजें पता हैं, ओके, सारी चीजें पता हैं, बस आपको आर्ट होनी चाहिए किस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसको टैकल करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। असर्शन बोला है सोवियत यूनियन एंड कम्युनलिज्म कोलैप्स्ड इन 1991। अब भैया ये स्टेटमेंट तो हमें ठीक लग रही है, क्योंकि यहाँ पे सोवियत सिस्टम दैट इज यूएसएसआर का जो हम डिसइंटीग्रेशन देखते हैं वो 1991 में हो जाता है, दिसंबर टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसका रीजन क्या बताया गया है कि जो सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में जो उनकी इंटरनल वीकनेसेस थी, सच एज यहाँ पे करप्शन हो गया, हमने आपको बताया था रैम्पेंट करप्शन हो गया यहाँ पे, ओके, और अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पाना, तो एज अ रिजल्ट इन इंटरनल वीकनेस की वजह से जो लोगों की जो एस्पिरेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ओके, तो ये भी क्या है कि असर्शन दे रखा है और उसका रीजन दे रखा है कि सोवियत यूनियन यहाँ पे कोलैप्स क्यों हुआ था, उसका रीजन ये दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोनों ही ट्रू हैं और आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सो इस तरीके से काफी इजी हो जाता है हमको यहाँ पे करने में। नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें आपको मल्टीपल यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, उनमें से आपको चूज करना होता है। इस क्वेश्चंस में मैं प्रेफर करता हूं कि एलिमिनेशन मेथड आप यूज करें, सो दैट काफी इजी हो जाता है। दैट इज जो ऑप्शंस आपको लगते हैं बिल्कुल ही नहीं होंगे उसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर जो ऑप्शंस आपको लगता है बिल्कुल ठीक हैं उनको यहाँ पे चूज ऑप्शंस जो दे रखे हैं उनमें से एलिमिनेट करिए। देखिए अभी मैं बताता हूं कैसे। स्टेटमेंट गिवन बिलो और रिलेटेड टू द शॉक थेरेपी। अब जैसे ही शॉक थेरेपी कीवर्ड आया आपको माइंड में चीजें चलनी स्टार्ट हो गई। अब आपको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स ओनली द ट्रू स्टेटमेंट। तो आपने ये पढ़ लिया, जो शॉक थेरेपी के बारे में जो रियल फैक्ट्स हैं, जो ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है एंड नॉट दी एल्स। अब सबसे पहले यहां पे बात करेंगे हम
कि जो वैल्यू है ऑफ द रूबल, दैट इज जो करेंसी थी यहाँ पे यूएसएसआर वाली, रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्यू टू द शॉक थेरेपी। अब आपके माइंड में तुरंत क्लिक किया कि शॉक थेरेपी के आने से यहाँ पे रशियन करेंसी की वैल्यू डिक्लाइन हो गई थी, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ पे जहां पे फर्स्ट में जिस ऑप्शन में फर्स्ट नहीं है तो सेकंड में थर्ड और सेकंड है, तो इसलिए आप इसको काट देंगे। ओके, अब एक ऑप्शन आपका कट गया। दूसरा, शॉक थेरेपी स्ट्रेंथन कम्युनिज्म, नहीं ऐसा नहीं था, क्योंकि शॉक थेरेपी सपोर्ट कर रही थी कैपिटलिज्म को, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब जिसमें भी सेकंड ऑप्शन है उन सबको आप यहां पे क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड वाला फर्स्ट में भी है और यहां पे थर्ड में भी है, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि दो ऑप्शंस आपने पढ़े भी नहीं और आपका करेक्ट आंसर मिल गया, सो दिस इज हाउ एलिमिनेशन टेक्निक वर्क। तो ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप स्टूडेंट्स के लिए कि ये आपका टाइम को बचाएगा, टाइम सेव करेगा, वो टाइम जो आप किसी दूसरे में यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो फिर से मैं कहूंगा कि सर दो स्टेटमेंट पढ़ने से ही हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब शॉक थेरेपी रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स, ऐसा नहीं था, इसने इंक्रीज कर दिया था, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। शॉक थेरेपी डिस्ट्रॉय द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, डेफिनेटली जो हमने सब्सिडीज वाला अभी ऊपर देखा एग्जाम्पल इज द क्लासिकल एग्जाम्पल, तो आंसर डी है, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब अगेन मैं कह रहा हूं यहां पे फैक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट किस टाइम पीरियड में यहाँ पे विटनेस हो रहा था। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब एंड हुआ, 1945 में, और उसके बाद से क्या स्टार्ट हो गया, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर कब एंड हुआ, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो कब हुआ, 1991 में। उसके बाद बर्लिन वॉल जो कि काफी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के लिए, ये कब हुआ, 1989 में। ये जो आप चैप्टर पढ़ोगे वेरी स्टार्टिंग पेज में, यहाँ पे अगर मैं पूरा एनसीईआरटी का पेज है तो राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे वाले पोर्शन, इस पोर्शन में यहाँ पे बर्लिन वॉल बनी है, उसके बारे में दे रखा है, तो इस तरीके से आप याद रखोगे। इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कब साइन हुआ, 2001, और इसी को क्रोनोलॉजिकली आप अरेंज कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, सो दिस ये जो ईयर्स हैं ये आपको रेफरेंस के लिए हैं, ये दे नहीं रखे होंगे, सिर्फ इतना दे रखा होगा। ओके, ये आपको याद होने चाहिए। तो जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके आगे लिखते जाइए और उसके बाद में आप करेक्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द बी is the correct option, that is first, third, second and fourth. Okay, चलिए अब यहां पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो कि यहां पे पार्ट था सोवियत यूनियन का बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो यहां पे किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, तो दैट इज ATA, आटा, इस तरीके से याद कर सकते हैं आप, या फिर TAA, तो जो भी है आप याद कर सकते हैं, जो भी आपको निमोनिक्स इजी पड़े उसको आप याद कर सकते हैं। कौन कौन से, तजाकिस्तान, अजरबैजान और दी आर्मेनिया। तो यहां पे ए ऑप्शन जो है इज द करेक्ट आंसर, दैट इज तजाकिस्तान, अजरबैजान और दी आर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसमें से जितनी भी स्टेटमेंट्स दे रखी हैं कौन सा फीचर नहीं है सोवियत सिस्टम का। ओके, पहला स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाज इंश्योर्ड टू ऑल सिटीजंस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था सोवियत यूनियन का। सोवियत गवर्नमेंट सब्सिडाइज, बिल्कुल सही है कि वो सब्सिडी प्रोवाइड करती थी अपने सिटीजन्स को ताकि सिटीजन्स अफोर्ड कर पाए बेसिक नेसेसिटीज जो रोटी कपड़ा मकान वाली होती हैं। साथ ही साथ कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड इंडस्ट्रीज थी जो लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाती थी। तो एक तरीके से बोला जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल काफी कम था। साथ ही साथ पीपल्स के पास, पीपल हैड द राइट टू प्रॉपर्टी, बेटा राइट टू प्रॉपर्टी किसमें आ गया आपका, दैट इज यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और प्राइवेट प्रॉपर्टी किसका एग्जाम्पल है, आइडियोलॉजी का, दैट इज द कैपिटलिज्म। तो दो सोचो यहाँ पे कि सोवियत सिस्टम में कैपिटलिज्म क्या करेगा, दैट इज द रियल आंसर, डी यहाँ पे फीचर नहीं है सोवियत सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू नहीं है अबाउट दी सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। अब जैसे ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया आपको पता था 1917 में, ठीक है, तो यहां पे आपको पता है सोशलिस्ट रेवोल्यूशन एज अ नेम सजेस्ट, सोशलिज्म को वो सपोर्ट कर रहा था और कैपिटलिज्म को वो अपोज कर रहा था। अब देखना है उसके बारे में, ठीक है, कि इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म। लेकिन सर हमें तो ट्रू नॉट ट्रू, देखो अगेन सीबीएसई, अगेन बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सीबीएसई आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है, वो ये नहीं पता है उसको, आप उसको अच्छे से ये चीज पता है कि बच्चों ने चीज पढ़ी है, लोगों ने, बच्चों ने चीज पढ़ी है, लेकिन उनको कैसे ट्रिक करना है, कंफ्यूज करना है, इसलिए वो दीज टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जामिनेशन में रखते हैं।
और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, और अच्छे से पढ़ने के बाद ही आंसर अटेम्प्ट करें। तो नॉट ट्रू सर, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन हमारा आंसर नहीं हो सकता ये। इट फेवर टू डिजाइन अ सोसाइटी जो कि इक्वालिटी के बेसिस पे हो। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारे आंसर नहीं है। इट एम एट एस्टैब्लिश 2 पार्टी सिस्टम्स, इसको बाद में आएंगे यहाँ पे। इट फेवर स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, हाँ सारी चीजें किसके हाथ में थी, इकोनॉमी के हाथ में थी। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम था, एक ही पार्टी थी। ओके, सो एज ए रिजल्ट यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी सी। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे अरब स्प्रिंग से आ गया, ये एक एड ऑन टॉपिक है आपका, तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे अरब स्प्रिंग दैट बिगिंस इन 2010 लेटर टर्न इनटू विच टाइप ऑफ मूवमेंट, तो किस तरीके का ये मूवमेंट था। द करेक्ट आंसर विल बी इट्स अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ओके, तो अरब स्प्रिंग किस टाइप का मूवमेंट है, इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। आपने पढ़ा होगा तुनिशिया से स्टार्ट हुआ था, वो सारी चीजें एंड ऑल रिकॉल हो गई होंगी आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग अबाउट द फर्स्ट गल्फ वॉर इज करेक्ट। तो यहां पे फर्स्ट गल्फ वॉर क्यों हुई थी, सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। ओके, और किनके बीच में थी, और यहां पे बोला गया है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं पूछा गया है। अब इट वॉज एन एक्सक्लूसिव वॉर बिटवीन द यूएस एंड इराक, देखो हमें पहला ही यहाँ पे आंसर मिल गया, हमें और स्टेटमेंट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि सीबीएसई ने ऑप्शंस को किस तरीके से डिजाइन किया है। यूएन हैड नो रोल टू प्ले इन दिस वॉर, नहीं यूएन ने रोल प्ले किया था। अमेरिकन फोर्सेज यूज एटम बॉम्ब्स टू विन दी वॉर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिर्फ एटम बॉम्ब एक ही बार यूज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दैट इज हिरोशिमा एंड नागासाकी में, जो कि जापान में लोकेटेड है। ओके, जस्ट टू शोकेस उनकी पावर, यूएसए की पावर। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। फर्स्ट गल्फ वॉर प्रोवाइडेड टू बी फाइनेंशियली प्रॉफिटेबल फॉर द यूएस, ऐसा नहीं था, यूएस का काफी ज्यादा रिसोर्सेज एक्सपेंड यहाँ पे हुआ था। तो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ये एक्सक्लूसिव वॉर है बिटवीन द यूएस एंड इराक के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट अ बाल्टिक रिपब्लिक। तो अगेन यहाँ पे क्या पूछा गया है, नॉट, कौन सा नहीं है बाल्टिक रिपब्लिक। तो बाल्टिक रिपब्लिक अगर आप देखेंगे यहाँ पे कौन से बाल्टिक स्टेट्स हैं। ओके, बाल्टिक रीजन के आसपास जो लोकेटेड है, मैप दे रखा है, इजिली आपने पढ़ा होगा यहाँ पे। सो द करेक्ट आंसर विल बी यूक्रेन। एस्टोनिया नहीं है, सॉरी एस्टोनिया है यहाँ पे, लैटविया है, लिथुनिया है, यूक्रेन नहीं है। तो यही पूछा है कि कौन सा बाल्टिक रिपब्लिक नहीं है। नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर, काफी टाइम आप लोगों को यहाँ पे यूएसएसआर की फुल फॉर्म भी नहीं याद होती है, तो कभी कभी ये भी पूछ लो, पोटेंशियल क्वेश्चन है, अभी तक नहीं पूछा गया है, कभी भी सीबीएसई पूछ सकता है कि व्हाट स्टैंड्स यूएसएसआर, तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ओके, इसका भी क्या है, यूनियन है, तो सोवियत यहाँ पे जितना भी है, सोशलिस्ट रिपब्लिक्स 15 रिपब्लिक्स हैं, तो 15 रिपब्लिक्स की यूनियन है जिनकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म है, इसीलिए यहाँ पे इसका जो पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कब आया था, किस रेवोल्यूशन के बाद में आया था, अभी हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसका करेक्ट आंसर विल बी 1917 में यहाँ पे ये आया था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर, की भैया कौन सा कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। अगेन यहाँ पे नॉट, देखो यस से ज्यादा, करेक्ट से ज्यादा यहाँ पे पूछ रहे हैं इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, तो इसलिए यहाँ पे आपको काफी कॉशियस रहना है। मेनी न्यू स्टेट्स एमर्ज्ड, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस है या नहीं है, इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस, यस यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंसेस है, नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। पावर रिलेशन, सी की ऑप्शन की बात करें, पावर रिलेशन इन दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज, हाँ पर ये हमारा आंसर नहीं होगा। कैपिटलिस्ट सिस्टम एमर्ज्ड एज द विनर, डेफिनेटली यूएस से यहाँ पे विनर हुआ था, उसकी जो आइडियोलॉजी है कैपिटलिस्ट, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचता क्या है, बी, रशिया एमर्ज्ड एज द न्यू सुपर पावर, नहीं, यूएस emerged as a new superpower after the disintegration of the USSR, ओके, और जिसकी आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म और द कैपिटलिस्ट, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, इस चैप्टर की थीम है मेन। चलिए अब यहाँ पे ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है कुछ यहाँ पे, और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखो यहाँ पे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी कैसे आते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे कोई एक स्टेटमेंट ले ली आपकी एनसीईआरटी से ही, मोस्टली ये बॉक्स वाली इंफॉर्मेशन होती हैं, तो इसीलिए जो छोटे छोटे बॉक्स दे रखे होते हैं या फिर कुछ एक्सप्लेनेशन पार्ट दे रखा होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मैं प्रेफर करूंगा पैसेज को पढ़ने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, ओके, सो दैट आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैज बीन कोटेड एज अ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म के बारे में आपको पूछा गया है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज पॉपुलर फॉर इट्स डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के बारे में पूछा गया है। विच ग्रुप ऑफ द टू कंट्रीज बिलोंग टू द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको इसके लिए यहाँ पे पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, आप ऐसे ही ऑप्शन दे सकते हो। चूज द ऑप्शन दैट इज अ फीचर ऑफ द कम्युनलिज्म। तो अब यहाँ पे आप पैसेज पढ़ेंगे, तो अभी मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे आप पॉज करिए वीडियो को, पैसेज पढ़िए और जस्ट ट्राई टू फाइंड दी आंसर्स। ओके, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म, यहाँ पे जब कम्युनिज्म का कोलैप्स हुआ था, इट वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय पेनफुल प्रोसेस। अब ये जो पेनफुल प्रोसेस था ट्रांजिशन कि सर पहले सोवियत सिस्टम में क्या था, अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था, अब क्या आ गया है ट्रांसमिशन के बाद, और दैट इज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन के बाद एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम स्टैब्लिश हो गया है। ओके, दिस मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज, जिसको यूएस लीड कर रहा था। मोर इंपॉर्टेंटली ये वर्ल्ड बैंक है और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, शॉक थेरेपी। अब शॉक थेरेपी यहाँ पे बात करें कि हर एक जगह पे उसकी इंटेंसिटी अलग होगी, सेम नहीं होगी, और स्पीड भी अलग होगी, सेम नहीं होगी अमंग्स दी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, बट इट्स इनका जो डायरेक्शन था, फीचर्स थे, वो क्वाइट सिमिलर थे। दैट मीन्स आइडियोलॉजी इज क्वाइट सिमिलर, दैट इज कैपिटलिज्म लेके आना, लेकिन इंटेंसिटी और स्पीड वेरी करेगी अमंग द रीजन ऑन रीजन। सो which of the following incidents had been quoted as the collapse of the communism? Gorbachev failure to get the desired result through his reforms, disintegration of the Soviet Union. Soviet Union had become stagnant in this, that is administration, and people were not satisfied with the Soviet system and government lost the popular backing. तो हम किस इंसिडेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज इंसिडेंट्स कोटेड एज अ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, दैट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हमेशा अगर आप यहाँ पे पैसेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो मेक श्योर आप पैसेज से अधेर रहेंगे, ऐसा नहीं है कुछ बाहर चले गए और उसके अकॉर्डिंगली जो आपको इंफॉर्मेशन पता है उसके थ्रू आप आंसर दे रहे हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वॉज पॉपुलर फॉर इट्स डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब यहाँ पे समझिए, बिना देखे आप यूएसए लगा देंगे क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रांजिशन दे रखा है फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू द डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, तो इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज द बी, रशिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ग्रुप ऑफ टू कंट्रीज बिलोंग टू द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वो है दैट इज यूएसए एंड द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अडॉप्टेड थी। सेकेंड वर्ल्ड दैट इज रशिया एंड यूक्रेन वाला पार्ट जहाँ पे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी थी। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ पे इंडिया लाइक कंट्रीज जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, जिन्होंने कोई भी यहाँ पे दैट इज पिलर्स को अडॉप्ट नहीं किया था, ना ही कैपिटलिज्म को ना ही कम्युनिज्म को। तो यहाँ पे आंसर टू कंट्रीज दैट बिलोंग टू द सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, द करेक्ट आंसर विल बी सी, रशिया एंड द यूक्रेन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। अगेन कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, देखते हैं। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रोज हाई, ये कॉन्सिक्वेंसेज है। द वैल्यू ऑफ रूबल रशियन करेंसी डिक्लाइन, ये भी कॉन्सिक्वेंसेज है। कलेक्टिव फार्म सिस्टम गॉट स्ट्रेंथेंड एंड फूड सिक्योरिटी वॉज इंश्योर्ड, नो दिस इज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज, तो अवर करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट इज अ फीचर ऑफ कम्युनिज्म, की कौन सा कम्युनिज्म का एक क्लासिकल फीचर है। मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं सर, वहां पे तो सिंगल पार्टी सिस्टम होती है, ओनली वन पार्टी रूल, दैट इज दी, हम बात कर रहे हैं यूएसएसआर की। ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं सर, ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में होता है। ओके, नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर नहीं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सारी चीजें यहाँ पे क्या होता है, स्टेट के कंट्रोल में होती है, तो सारी की सारी इकोनॉमी जो है वो स्टेट के कंट्रोल में होगी, दैट इज बी इज द करेक्ट आंसर। तो इतने यहाँ पे एमसीक्यूज या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से आ चुके थे, तो अब आपको यहाँ पे एक हिंट मिल गया होगा किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर, अब हम 1 मार्कर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीबीएसई ने 2020 में यहाँ पे पूछा था। हु एमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो, जो कि कूप को यहाँ पे अपोज कर रहा था। अब कूप कब हुआ था, जब यहाँ पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन वाले ईयर में 1991 में। तो कौन थे, बोरिस येल्सिन एमर्ज एज अ नेशनल हीरो, जो कि यहाँ पे कूप को अपोज कर रहे थे। दैट टुक प्लेस इन द यूएसएसआर इन द ईयर 1991। तो यहाँ पे आपको 2 चीजें याद होनी चाहिए, बोरिस येल्सिन
याद होना चाहिए। और ये नेशनल हीरो हैं जो कि कूप को यहाँ पे अपोज कर रहे थे। तो ये 2-3 कीवर्ड्स हैं जो आप अपने आंसर में डालेंगे एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको 2 फील्ड्स बतानी है जहाँ पे जो सोवियत यूनियन है वो यहाँ पे दैट इज कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से, दैट इज वेस्ट से यहाँ पे काफ़ी पीछे थी, लैग थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, एक तो टेक्नोलॉजी हो गया और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही रीज़न है जो यूएसएसआर या फिर सोवियत यूनियन के यहाँ पे जो लोग थे वो अपनी इकोनॉमी को वेस्ट से कंपेयर कर रहे थे और वो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेस्ट की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पे जो उनकी दैट इज़ लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्रूव हो रहे थे। लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं हो रहा था और यही रीज़न था, वो अपोज कर रहे थे अपनी गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर, देखो यहाँ पे विच रिपब्लिक्स यानी दैट इज यूएसएसआर की बात करें अभी हमने, तो इसमें 15 रिपब्लिक्स हैं। ओके, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है दैट इज वो रशिया थी। अब क्वेश्चन क्या है, विच रिपब्लिक ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन विटनेस्ड अ सिविल वॉर। तो एग्जैक्टली आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। सो ये जो ताजिकिस्तान है सेंट्रल एशिया में, जो कि एक सोवियत यूनियन का फॉर्मर रिपब्लिक है, यहाँ पे सिविल वॉर हुआ था। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड विद दी फैक्ट्स। तो ये इस तरीके के फैक्ट्स आप यहाँ पे अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिख लें, सो दैट जब दोबारा आप चैप्टर रिवाइज करें तो आपको वही वही फैक्ट्स ऊपर ऊपर से दिखाई दें और आप इजीली रिकॉल कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी 2 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं जहां पे सेसेशनिस्ट मूवमेंट क्या होता है बेटा, ये आपके में सेकेंड बुक में एक डिटेल में चैप्टर है सेसेशनिस्ट मूवमेंट। सेसेशनिस्ट मूवमेंट मतलब कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, अब आप सेसेशनिस्ट मूवमेंट मीन्स उस पार्ट से, उस ऑर्गेनाइजेशन से डिटैच होना चाह रहे हो, कंप्लीटली अलग होना चाह रहे हो। ओके, सिंपली इसी क्वेश्चन को यहाँ पे 2010 में आया था। अब उसका नेचर क्या था, विच 2 रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर, जहां पे वायलेंट सेसेशनिस्ट मूवमेंट हुआ था एट द टाइम ऑफ इट्स डिसइंटीग्रेशन में। सो द करेक्ट आंसर विल बी द चेचनिया एंड द दगिस्तान, दैट्स इट। अगर आप लिखते हैं वोला यू विल गेट द फुल आंसर्स। बेटा इसे कहते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मैट्रिक्स प्रिपरेशन, जहां पे आप सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके अपने आंसर्स को अच्छा बनाते हैं। ओके, अलॉन्ग विद द फैक्ट्स एंड कंसेप्चुअल नॉलेज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको इवेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि 1989 में हुआ था। अब 1989 में तो एक ही इवेंट हुआ था, वो क्या था, दैट इज जिसने कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया था सेकेंड वर्ल्ड एरा को और सिंपली एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, दैट इज यहाँ पे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन। लेकिन ये हुआ किसकी वजह से था, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, दैट्स इट। तो ये आपको याद है, बोला आपको फुल मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हाईलाइट 1 फीचर मल्टीपोलर वर्ल्ड का, जो कि यहाँ पे विजुलाइज किया था रशिया एंड इंडिया ने। अब ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला क्वेश्चन आ गया। समझो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या, एक मल्टीपोलर क्या होता है, देखो 3 चीजें हैं, एक तो यूनिपोलर वर्ल्ड है, फिर बाईपोलर वर्ल्ड है यहाँ पे, ठीक है, और आखिरी में आ जाता है यहाँ पे मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब यहाँ पे यूनिपोलर का मतलब है सिर्फ एक पोल होगा, जो कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद यूएस था। बाईपोलर में आपने पढ़ा है यूएसए और यूएसएसआर 2 आइडियोलॉजीज थी। मल्टीपोलर में पढ़ा है आपने डिफरेंट यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग सेंटर्स। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड किसका कैरेक्टराइज होगा, यहाँ पे एग्जिस्टेंस होगा मल्टीपल पावर्स का, को एग्जिस्टेंस होगी इंटरनेशनल सिस्टम में। एग्जाम्पल यूएसए, रशिया, इंडिया, दैट टाइप ऑफ थिंग्स, इनकी हम यहाँ पे बात करें तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे कोई भी एक पावर डोमिनेट नहीं कर रही है वर्ल्ड को, तो वो एक जो स्ट्रक्चर है उसको मल्टीपोलर वर्ल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट द बर्लिन वॉर इज फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है, इट सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट, अब यहाँ पे वॉर नहीं होगा, वॉल होगा यहाँ पे। ओके, सो देयर इज एन स्लाइट एरर, कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। ओके, next is it was built immediately after the second world war, it was broken by the people on the November, that is यहाँ पे 9th November 1989। मेक श्योर यहाँ पे आपको फॉल्स को यहाँ पे बताना है, ये सारी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द जर्मनी, तो यहाँ पे जो कि फॉल्स है बर्लिन वॉर से रिलेटेड, दैट इज इट मार्क द यूनिफिकेशन ऑफ द 2 पार्ट्स ऑफ द जर्मनी, तो ये नहीं है, दैट इज हम यहाँ पे यूरोप की बात करेंगे। ओके, सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एग्जिस्टेंस, तो ये करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द 4th इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, डिफाइन बाइपोलैरिटी। अगेन मैंने आपको बताया यूनिपोलैरिटी, बाइपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी में क्या है, यहाँ पे 2 सिस्टम है। ओके, तो बाइपोलैरिटी है क्या, बाइपोलैरिटी
कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस इज हेल्ड बिटवीन दी टू स्टेट्स। एक यूएस था और एक यूएसएसआर था। ओके, यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट थी और यूएसएसआर की क्या थी, दैट इज कम्युनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2015 में पूछा गया है, हाईलाइट एनी वन मेजर डिस्टिंक्शन, दैट इज डिफरेंस बताना है आपको सोवियत इकोनॉमी के बीच में और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में। तो क्या था, अब सोवियत इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जो सिस्टम आपने पढ़ा होगा वो एक प्रॉपर स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, दैट मीन्स एक प्लान्ड इकोनॉमी थी। और यही रीज़न है बेटा, इंडिया ने भी सोवियत सिस्टम से ही यहाँ पे जो 5 ईयर प्लानिंग था उसको अडॉप्ट किया था। ओके, तो सोवियत इकोनॉमी कैसी एक प्लान्ड इकोनॉमी है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, एक पूरा पूरा सिंपली यहाँ पे जो यूएसएसआर जो स्टेट है, पार्टी है, वो कंट्रोल कर रही है। सारी चीज़ें स्टेट के कंट्रोल में है और यहाँ पे इक्वालिटी का एलिमेंट है। मीन्स ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है। अब जब प्राइवेट ओनरशिप होगी तो आपकी स्किल्स के ऊपर आ जाता है, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर आ जाता है, आपकी कैपिटल के ऊपर आ जाता है। और इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में यहाँ पे जो ज़्यादा पावरफुल है, जो ज़्यादा स्किलफुल है, वो अच्छा ग्रो करेगा और जो नहीं है वो नहीं ग्रो कर पाएगा, जिसकी वजह से गैप हो जाता है। तो इनइक्वालिटी हो जाती है सोसाइटी में, इकोनॉमी में भी। ओके, सो यहाँ पे बात करेंगे सच एज लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स आर ओन्ड और कंट्रोल बाय द कैपिटलिस्ट। वेरी जेनरिक आंसर, इजी आप लिख सकते हो और आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट, हाईलाइट एनी वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। एक कॉन्सिक्वेंसेज बताना है, 2015 में ये क्वेश्चन आया है। तो इसने यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो शॉक थेरेपी ने जो इकोनॉमीज थी यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे यूएसएसआर वाली जिस रीजन में ये आया था, तो उसकी इकोनॉमीज को र्यून कर दिया था एंड डिजास्टर अपॉन द पीपल ऑफ द एंटायर रीजन। सिंपल और क्रिस्प